मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक आर्यंस। और आज हम जो आर्य समाज के लोग बरसगीर में आए थे उसको स्टडी करेंगे, लेकिन हम उनके अर्ली पीरियड को स्टडी करेंगे, यानी कि 15,000 कबल मसीह से लेकर 1,000 कबल मसीह तक के दौर को हम स्टडी करेंगे। तो जो आर्या के लोग थे वो सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। उन्होंने वहाँ से माइग्रेशन की थी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले की सिविलाइजेशंस थी, एक मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, एक इजिप्ट की थी और एक इंडस वैली की सिविलाइजेशन थी, और एक चाइना के अंदर सिविलाइजेशन थी। तो ये दुनिया की इब्तदाई 4 पुरानी सिविलाइजेशन है। हाँ, मायंस भी थे लेकिन वो कहीं और थे। तो ये जो सिविलाइजेशंस थी ये मौजूद थी, और मेसोपोटामिया की जगह बाद में द ग्रेट पर्शियन एम्पायर ने ले ली थी। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पर आर्यंस आए थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह पर बाद में जो आर्या समाज था उसने जगह ली, और उन्होंने फिर अपनी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर हुकूमतें कायम की थीं। तो अगर हम स्टडी करें इंडस वैली को और जो प्री हड़प्पन को, तो हमें देखने को मिलता है कि जो आर्यंस थे जब वो हिंदुस्तान में आए थे तो उस वक्त तांबे का दौर चल रहा था, ब्रॉन्ज एज चल रही थी। और जब वो यहाँ पर आए उसके बाद में आयरन एज आई थी, जिसके बाद में जब लेटेस्ट हथियार बनाए गए तो उन्होंने यहाँ के मकामी लोगों को शिकस्त देकर यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की थी। अगर हम यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से दिखा पा रहे हैं, तो अगर आप देखें यहाँ सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हिमालय है और हिमालय के लेफ़्ट साइड पे कोहे हिंदू कश है। तो हिमालय और कोहे हिंदू कश ये आपस में साथ साथ हैं, और कोहे हिंदू कश के रास्ते से सेंट्रल एशियंस यहाँ पर आए थे, और दूसरी तरफ से वो कैस्पियन सी की तरफ से नीचे की तरफ से होते हुए ईरान से होते हुए यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में वो लोग आकर आबाद हुए थे। तो जो कैस्पियन सी है उसके पास से माइग्रेशन हुई थी, कैस्पियन सी के ऊपर से और कैस्पियन सी के नीचे से। और जो कैस्पियन सी के ऊपर से आए थे वो लोग कोहे हिंदू कश से होकर, और अगर कोहे हिंदू कश से नीचे वाले हिस्से को देखें तो वहाँ से अफ़गानिस्तान के रास्ते से होकर यहाँ पहुँचे थे। और फिर जो कैस्पियन सी के नीचे से माइग्रेशन करके आए थे वो लोग प्लेटू ऑफ ईरान के रास्ते से यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में आकर आबाद हुए थे। और उस वक्त तांबे का दौर चल रहा था, ब्रॉन्ज एज चल रही थी। और जो नेशनलिस्ट इंडियन राइटर्स हैं वो ये लिखते हैं कि ईरान जो आर्यन है वो यहीं की कौम थी और यहाँ के लोग जाकर दूसरी तरफ आबाद हुए थे, जो कि गलत है। और वो गलत इस तरह से है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है तो फैक्टर M17 एक जीन है जो कि ईस्टर्न यूरोप और ईरानियन पीपल में पाया गया है। इसके अलावा जो ईस्टर्न यूरोप, ईरानियन और इंडियन पीपल में ये जीन मिलता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो लोग वहाँ से माइग्रेशन करके यहाँ कर आबाद हुए थे। रशिया का इलाका और रशिया से नीचे वाला इलाका जैसे कि कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान है, तो रशिया और सेंट्रल एशिया ये जो दो इलाके हैं यहाँ से लोगों ने हिजरत की थी, और नीचे की तरफ भी यानी कि साउथ की तरफ और वेस्ट की तरफ भी उन्होंने हिजरत की थी। जो उन्होंने वेस्ट की तरफ हिजरत की थी तो जो ईस्टर्न यूरोप का इलाका है वहाँ पर आर्यंस आबाद हुए थे, और जो उन्होंने नीचे की तरफ साउथ की तरफ हिजरत की थी तो उन्होंने कैस्पियन सी के तरफ हिजरत की थी, एक कैस्पियन सी के ऊपर से और एक कैस्पियन सी के नीचे से। तो इस तरह वो ईरान में आबाद हुए और इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में आकर आबाद हुए थे। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसके बारे में हमने आपको बताया कि वो कैसे आकर आबाद हुए थे, और वो खाना बदोश लोग थे, तो उनके पास रिवर हुआ करते थे, तो उनके लिए उनको ग्रासी लैंड्स चाहिए थी। तो वो जो दरियाओं के आसपास जो जंगलात थे उसके आसपास जो बस्तियां थी वो वहाँ आकर आबाद हुए ताकि उनका गुजर बसर हो सके। और ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है जो कि 1500 कबल मसीह से 1000 कबल मसीह तक है, तो इसके अंदर इतनी कोई ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि जंगलात को काटा जा सके तो और खेती बाड़ी की जा सके। तो वो शुरू के दौर में सिर्फ छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे, कबायली सिस्टम था, कबीले का एक सरदार होता था और उनके पास जानवर होते थे, तो उनको ग्रासी लैंड्स चाहिए होती थी और वही जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। लेकिन जब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए
तो यहाँ पर उनको घने मैदान मिले, जंगलात मिले, तो उनको कुछ ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता था। हाँ, वो ट्रैवल करते थे लेकिन बहुत ही कम, और वो ज़्यादातर एक ही जगह पर, यानी कि उन्होंने पहली दफ़ा एक ही जगह पर रहना शुरू किया था। और अगर हम घोड़े की बात करें तो घोड़ा वो जानवर है जो कि सेंट्रल एशियंस अपने साथ इंडिया लेकर आए थे। इससे पहले जो इंडियन लोग थे वो घोड़े के बारे में इतना कुछ नहीं जानते थे, और उनके लिए एक बिल्कुल नया जानवर था। और ये लोग घुड़सवारी कमाल की किया करते थे, और घुड़सवारी करते हुए जंग भी कर लिया करते थे। तो इस तरह से ये मकामी लोगों से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे अपनी जंगी टेक्निक्स में। तो अभी तक आपको हमने ये क्लियर करवाया है कि जो आर्यंस थे उनके बारे में जो माइग्रेशन वाली थ्योरी है वो बिल्कुल करेक्ट है, और जो नेशनलिस्ट इंडियन है उनकी थ्योरी करेक्ट नहीं है। और जो हमारी जो थ्योरी करेक्ट है माइग्रेशन वाली, कि वो लोग रशिया और सेंट्रल एशिया से आए थे, तो वो इस लिहाज से करेक्ट है क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि साइंस है वो उसको सपोर्ट करती है। हाँ, वैदिक, इनको वैदिक इसलिए कहा जाता है कि वैदिक आर्यंस, इनको वैदिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के दौर में इब्तदाई वेद लिखा गया था, जिसे ऋग्वेदा कहते हैं। तो 1500 कबले मसीह से 1000 कबले मसीह के दौरान सिर्फ एक वेद लिखा गया था जिसे ऋग्वेदा कहते हैं, और फिर 1000 कबले मसीह से 600 कबले मसीह तक बाकी 3 वेद लिखे गए थे। तो जो हिंदुओं की सबसे पुरानी किताब है उसका नाम है ऋग्वेदा, और उसके अंदर हमें ये इंद्रा, अग्नि और सूर्या, इन 3 भगवानों का ज़िक्र मिलता है, जिसमें जो अग्नि है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर भगवान माना जाता है, जो कि फायर का भगवान है। और इंद्रा जो है उसे ज़्यूस का स्टेटस हासिल है, यानी कि वो गॉड ऑफ थंडर है। और जो सूर्या है उसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, और वो कुछ बाकी चीज़ों का देवता है। तो इनको वैदिक आर्यंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग वो हैं जिनके दौर में वेद लिखा गया था संस्कृत ज़बान में। और इन्हीं के दौर में जो हिंदू मत मज़हब है उसने उसकी जो कोर्स हैं वो हमें इसी दौर से मिलती हैं। और जो हिंदू मत मज़हब के मानने वाले हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर वो अपनी हिस्ट्री को जानते हैं, कि जो उनका सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है, जिसके अंदर भी हमें तौहीद के सिंबल्स मिलते हैं। और वो तो बाकी उन वो जो अब आप कहेंगे आपके कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड्स कहाँ से आया, वो कुछ इस तरह से थे कि असल में इस दुनिया को चलाने वाला एक ही है, बाकी इनकी ड्यूटी असाइंस हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, कि तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे, और जो मेन हुक्म होता है वो एक ही भगवान की तरफ से आता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो उनके यहाँ तौहीद का एलिमेंट है वो डिस्टॉर्टेड किया गया, और बाद में वो बाकी बुतों की पूजा की तरफ आ गए। तो जो हड़प्पा के लोग थे वो मज़बूत दीवारों वाले शहर में रहते थे, और 1900 कबल मसीह यानी कि आज से तकरीबन 3900 साल पहले हड़प्पा की तहज़ीब का ज़वाल शुरू हुआ था। ये उस वक्त ब्रॉन्ज़ एज थी, यानी कि तांबे का दौर था। आयरन एज 1200 कबल मसीह से शुरू हुई थी, और उसके बाद से बहुत से देहात और आबाद हुए थे, क्योंकि लोहे के आलात आने के बाद आयरन टूल्स की मदद से अब जंगलात साफ़ करना आसान हो चुका था। इस तरह से गांव बसाना आसान हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग पक्की ईंटों के मकान बनाते थे, मगर इसके अलावा बाकी हिस्से कच्ची ईंटों के मकान और दीवारों की बनी हुई थी। तो जब आर्यन लोग आए तो सिर्फ हड़प्पा जैसा ज़बरदस्त शहरी पक्की ईंट से बना हुआ था, और बाकी आसपास के इलाके लकड़ी, कपड़े के मकान और कच्ची ईंटों से बने हुए थे। तो इसी दौरान आर्यन बरसगीर में आए और दरियाओं के किनारे आबाद हुए। वो खाना बदोश चरवाहे थे और बेहतरीन घुड़सवार थे, और ये सब कुछ 1500 कबल मसीह के आसपास की बात है। और इसके बारे में हमें ऋग्वेदा से मालूमात मिलती है, जो कि सबसे पहला वेद लिखा गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह आर्यन लोग बड़े और पक्के शहर बनाकर नहीं रहते थे, बल्कि वो खाना बदोश गडरिये थे जो कि भेड़ और बकरियां पालते थे, और अक्सर गायें भी पाला करते थे। और वो घास के मैदानों में रहते थे, फिर दूसरी तरफ हिजरत कर जाते थे। और उनकी तर्ज ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल, माशरत यानी सोसाइटी, और मज़हब यानी रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन उन्हीं के वेदों से मिलती है। और एक विदा हमें बताता है कि 1500 कबल मसीह से 1000 कबल मसीह तक के आर्यन के लोगों की तारीख कैसी थी, उनका मज़हब कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी सोसाइटी कैसी थी। और ऋग्वेदा के दौर को अर्ली वैदिक दौर भी कहते हैं। फिर 1000 कबल मसीह से 6000 कबल मसीह के दौर को लेटर वैदिक दौर कहते हैं, जिस दौर में बाकी 3 वेद लिखे गए थे।
अर्ली वैदिक लोगों के दौर में दरिया सिंध और उसके अलावा पंजाब के इलाके में आबाद हुए थे, और उस इलाके को सप्ता सिंधु कहते थे, यानी कि 7 दरियाओं की सरजमीन। ईरानी में सीन को हे पढ़ा जाता है, यानी कि जो एस है उसको एच पढ़ते हैं, और इस तरह से सिंधु बन गया हिंदू। तो इसलिए यहाँ के लोगों को हिंदुस्तानी कहा गया और हिंदू कहा गया, क्योंकि सिंधु बन गया था हिंदू। तो ईरानियन ने ही सिंधु को हिंदू किया था। तो इस तरह से शुरू के आर्यन दरियाओं के पास आकर आबाद हुए, और इसके अलावा वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के इलाके में भी आबाद हुए थे। तो जिन दरियाओं के आसपास वो आबाद हुए थे उसमें सिंधु यानी कि दरिया सिंध, विताता यानी कि दरिया जेहलम, असकनी यानी कि दरिया चनाब, पुरुषनी यानी दरिया रावी, विपाश यानी कि दरिया ब्यास, और शुतुद्री यानी कि सतलुज और सरस्वती शामिल हैं। सरस्वती बाद में खुश्क हो गया था, और इस तरह से उन्होंने मशरिक़ की तरफ भी सफ़र किया जो आज का यूपी का इलाका है, और बिहार का भी कुछ हिस्सा आर्यन ने ही आबाद किया था। यहाँ पर आपको वो दरिया दिखाए गए हैं, यानी कि सप्ता सिंधु का इलाका आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें आपके पास दरिया सिंध है जिसको सिंधु कहते हैं, और यही इसी को ईरानियों ने हिंदू कहा। और इसके अलावा आपके पास है विताता, ये विताता दरिया जलम, और उसके बाद आपके पास है सिकनी यानी कि दरिया चनाब, और उसके अलावा आपके पास है पुरुषनी या पुरुषनी जो कि है दरिया रावी, और आपके पास है विपास यानी कि दरिया सतलुज, और इसके अलावा आपके पास गंगा है, जमुना है, और यहाँ नीचे की तरफ एक ब्यास का ही एक था सरस्वती, वो के खुश्क हो गया। और आप यहाँ पे सप्ता सिंधु का इलाका देख सकते हैं जहाँ पर आर्यन लोग आकर आबाद हुए थे। तो शुरू के दिनों में आर्यन जब हिंदुस्तान में आकर आबाद हुए तो वो जानवर पालते थे, उनका गुज़र बसर इसी तरह जानवर पाल कर होता था। अभी तानबे का दौर चल रहा था और खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर नहीं होती थी, क्योंकि घने जंगलात मौजूद थे। उन घने जंगलात को काटने के लिए उनके पास आलात नहीं थे, वो टूल्स नहीं थे जिनकी मदद से जंगलात काटे जा सकें। तो शुरू में मवेशी पालकर ही वो गुजारा करते थे, वो उनसे दूध, गोश्त, चमड़ा हासिल करते थे, और ये सब कुछ हमें ऋग्वेदा से पता चलता है। चूँकि गाय से उनको बेशुमार फ़ायदे होते थे, तो गाय उनके लिए इज़्ज़त वाला जानवर थी, और एक गाय के लिए उनकी ज़ुबान में बेशुमार अल्फाज थे। मतलब गौ माता, आज भी आपको सुनने को मिलता है गौ माता यानी कि गाय माँ। तो गो उस वक्त के वेदों में हमें नाम मिलता है जो कि गाय के लिए इस्तेमाल होता है, और जिसके पास बहुत सारी गायें होती थी उसको गोमत कहते थे, और वो बड़ा रईस शुमार होता था। इस तरह गाय के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती थी कि किसके पास ज़्यादा मवेशी है, किसके पास ज़्यादा गाय हैं, ज़्यादा बैल हैं। तो आप इन तमाम बातों से गाय की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आज भी इंडिया और पाकिस्तान में गाय को बतौर जानवर बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। और आज भी जिसके पास बहुत ज़्यादा गायें हों, यानी कि 200 भैंसें हों या 300 भैंसें हों या 100 भैंसें भी हों, तो उसको बड़ा चौधरी कंसीडर किया जाता है। तकरीबन 4000 साल से हिंदुस्तान के लोग गाय की इज़्ज़त करते आए हैं, और आज भी बहुत से इलाकों में गाय को गौ माता कहते हैं, और आज भी जिसके पास ज़्यादा गायें होती हैं उसको चौधरी कंसीडर किया जाता है। लोग गाय की तादाद बढ़ाने के लिए दुआएं मांगा करते थे, और गाय की नस्ल बढ़ाने का काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया करते थे। अर्ली वैदिक दौर में यानी कि इब्तदाई वेदों वाले दौर में, यानी इब्तदाई वैदिक लोग खेती बाड़ी जानते थे, मगर उसको करने के लिए उनके पास जगह की किल्लत थी, क्योंकि घने जंगलात हर तरफ फैले हुए थे। गाय से उनको दूध हासिल होता था, गोश्त, चमड़ा, और उसकी हड्डियाँ वगैरह दीगर आलात बनाने, टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। और खेती बाड़ी के आसार हमें मिलते हैं, और वो यावा यानी बारले उगाया करते थे। इसके अलावा वो शिकार भी किया करते थे, चमड़े से बहुत सारी अशियाँ बनाया करते थे, वो पहिए से बनी गाड़ियाँ भी बनाया करते थे, और तिजारत करना जानते थे। वो एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ हासिल किया करते थे। और वह एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ हासिल किया करते थे। उस वक्त के बुज़ुर्ग और मजहबी रहनुमा गाय, घोड़े वगैरह बतौर हदिया लिया करते थे। ख़ानदानी निज़ाम ऋग्वेदा के दौर का अहम हिस्सा है।
कबाइल बहुत अहम होते थे और ख़ानदानी निज़ाम को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। ख़ानदानी निज़ाम बहुत ज़्यादा ताकतवर था। एक शख्स सिर्फ़ एक ही शादी करता था और ख़ानदानी ज़िंदगी गुजारता था, यानी कि उस वक्त सिर्फ़ एक ही शादी का तसव्वुर था। उस वक्त बालिग अफराद की शादियाँ की जाती थीं, यानी जैसे कोई बलूगत को पहुँच जाता था तो उसकी शादी करना एक आम सी बात थी। ख़ानदानी निज़ाम को बहुत ज़्यादा अहमियत थी। इस तरह से एक ख़ानदान या एक से ज़्यादा एक जैसे ख़ानदान मिलकर एक कबीला बनाते थे, जिसको जना कहते हैं, और वो इकट्ठे रहते थे और इकट्ठे ही हिजरत करते थे। जना यानी कबीला माशरती ज़िंदगी यानी सोशल लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा था, सबसे बड़ा यूनिट था। जो उस कबीले में पैदा होता था तो सिर्फ वही उस कबीले का फ़र्द या हिस्सा समझा जाता था, या फिर कबीले का सरदार किसी बाहर के शख्स को कबीले में जगह दे सकता था, वो उसका मेंबर बना सकता था और उसकी एक छोटी सी तकरीब भी होती थी। नेस के कबायली निज़ाम यानी कि ट्राइबल सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत था। तो इस तरह से भारता एक कबीला था और उसके अफराद को भारतास कहते थे और वो भारतास कहलाते थे। तो वहाँ उस टाइम यानी कि 1500 कबल मसीह से 1000 कबल मसीह में अगर हम देखें तो आर्या समाज का ख़ानदानी निज़ाम बहुत ज़्यादा मजबूत था और वो ज़्यादातर इक्वालिटी के बुनियादों पर जो इक्वालिटी की बुनियादें हैं उसके ऊपर वो चलता था। उस ज़माने में कोई ख़ास ज़ात पात का निज़ाम तो था नहीं और वो ज़्यादातर मसावात यानी इक्वालिटी पर था, और 500 सालों में आर्या लोग कबाइल में रहते थे और उनका कबीला ही उनकी शनाख्त होता था। वो सब काम मिल बांट कर करते थे, यानी ज़ात पात अभी तक वाज़िया तौर पर सामने नहीं आया था। हाँ, एक अहम बात है कि जब आर्या इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए तब यहाँ के जो मकामी लोग थे उनका रंग सांवला था और आर्या लोग गोरी रंगत वाले लोग थे। तो इस तरह से वो खुद में और वहाँ के मकामी लोगों में वाज़िया तौर पे फ़र्क करते थे और रंगत की बुनियाद पर वो दूसरों को अपने से कमतर समझते थे, और जो गोरी रंगत वाले थे उनको आर्या कंसीडर करते थे और बाकियों को वो कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। तो ऋग्वेदा के अंदर दो तरह की कौम का जिक्र है, एक तो आर्या जिनको आर्या वर्ना कहा गया है और दूसरी है दासा वर्ना, यानी वो लोग जो कि आर्या नहीं थे। दासा वर्ना यानी उन्हें हम अक्सर द्रावड़ भी कह देते हैं। तो दासा वही लोग हैं जो पहले से बरसगीर में रहते थे, बाद में उन्हीं लोगों को गुलाम समझा गया और गुलाम कहा गया। इसके बाद के दौर में ज़ात पात का निज़ाम वाज़िया होता गया जब आर्यन ने हुकूमतें कायम की और बाकी अपने 3 वेद लिखे थे। ऋग्वेदा में जंगजू, पंडित और आम लोग वगैरह शामिल थे, यानी सोसाइटी की तरतीब कुछ इस तरह थी कि एक पंडित होते थे, टीचर्स होते थे, वॉरियर्स होते थे और फिर एक आम लोग होते थे। ज़ात पात का निज़ाम वाज़िया नहीं था। ऋग्वेद के दौर के बाद ये शुरू हुआ था और तकरीबन 1000 कबल मसीह से आर्य समाज में ज़ात पात का निज़ाम शुरू हुआ था और बाकी 3 वेद लिखे गए थे, यानी कि 1500 कबल मसीह से 1000 कबल मसीह तक ज़ात पात का निज़ाम वाज़िया नहीं था। और ऐसा भी था कि बाप और बेटे का पेशा मुख्तलिफ हो सकता था, जैसे कि एक ऋग्वेदा की वर्ष से हमें पता चलता है कि उसमें लिखा हुआ है, मैं शायर हूँ, मेरे वालिद मौलिज हैं और मेरी माँ घरेलू औरत है, और उनके यहाँ दौलत का मेयार जानवर की तादाद होती थी कि जिसके पास जितने जानवर हैं, जितना बड़ा उसका रेवड़ है, वो उतना ही ज़्यादा अमीर है। उस वक्त औरत को माशरे में अच्छा मकाम हासिल था। अगर हम ऋग्वेदा की दौर की बात करें तो औरत अच्छे हालात में थी और शादी में उसकी मर्ज़ी शामिल होती थी, उसकी मर्ज़ी पूछकर उसकी शादी की जाती थी। वो कबाइल के मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। ऋग्वेद में 1028 हेम्स हैं और वो 10 मंडलों पर मुश्तमिल है, और ये उस वक्त की इब्तदाई आर्याई समाज का अक्स पेश करता है। अगर हम समावेद यानी समाविदा की बात करें तो उसका ज़्यादातर हिस्सा, यानी कि ये जो बाकी वेद हैं उसमें से जो समाविदा की बात करें तो उसमें हमें मैक्सिमम ऋग्वेद ही मिलता है और उसको शायरी के तौर पर एक साज और एक गाने की सूरत में पेश किया गया है। इसके अलावा अगर हम यजुर्वेद यानी कि यजुर्वेदा की बात करें तो उसके 2 हिस्से हैं और दोनों में ही हमें जो रिचुअल्स हैं यानी कि रसूमात हैं और रवायात हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और अगर हम बात करें अथर्वा वेद की यानी कि अथर्वा वेदा की तो उसमें हमें मंत्र मिलते हैं जो कि शयातीन और बीमारियों को दूर करने के लिए लिखे गए थे। आर्यन समाज के मजहबी अकायद ऋग्वेदा में अच्छे तरीके से लिखे गए हैं
और उसमें हवा, पानी, बारिश, आग, रश्ती, बिजली वगैरह कुदरती जो मनाज़िर हैं और जो नेचुरल प्रोसेस हैं उसके बारे में भी लिखा गया, और उसके इंसान पर असरात के बारे में भी लिखा गया है। और इसके अलावा ताकतवर कुदरती चीज़ों के जो नाउन हैं वो ज़्यादातर मेल बनाए गए हैं, और हाँ, कुछ जो फैक्टर्स हैं उनको फ़ीमेल नाम भी दिए गए हैं, लेकिन वो बहुत कम है। और जो ताकतवर हैं उनको मेल नाम दिए गए हैं। जैसे कि एक देवता का नाम है इंद्रा रखा गया है, और अगर हम वो ताकत का देवता है और दुश्मन को मारने के लिए बेहतरीन था। उसको गॉड ऑफ थंडर भी कहा गया है, और वो बारिश बरसाया करता था, तो आसमानी बिजली और बारिश बरसाना उसके काम थे। अब हम बात करते हैं कबीले के सरदार की, तो वो जंगजू होते थे, वार लॉर्ड्स होते थे, और कबीले के सरदार को पूरे कबीले पर वालिद की हैसियत हासिल होती थी, और कबीले के लोग उसमें इंदिरा की खूबियाँ देखना पसंद करते थे, और वो खुद भी इंदिरा को अपना आइडियल मानता था और उस जैसे औसाफ पैदा करने की कोशिश करता था। इसके अलावा एक देवता जिसका नाम अग्नि भी था, जो कि इंदिरा से आगे की चीज़ है, जो कि आग का देवता समझा जाता है, और उसको जन्नत और जहन्नम के दरमियान की एक कड़ी के तौर पर, एक मीडियम और एक वास्ते के तौर पर समझा जाता है। इसलिए जब हिंदू समाज में शादी की तकरीब होती है तो उसके एक अग्नि जलाई जाती है, और इसलिए अब आप देख सकते हैं वो जो अग्नि जलाई जाती है उसका नाम अग्नि इसलिए है कि ताकि वो भगवान जो है अग्नि, उसकी प्रेजेंस वहाँ पर लाई जा सके और उसकी मौजूदगी में वो शादी हो, ताकि वो जो कपल है वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारे। इसके अलावा एक देवता है जिसका नाम है यामा, जिसको मौत का देवता भी कहा जाता है, और अगर हम हिंदू में देखें तो उसको यमराज कहते हैं। अगर आज हम उसको देखें तो उसको यमराज कहा जाता है, जो कि रूह कब्ज़ करने आता है। तो यामा को मौत का देवता कहा गया है, और ऋग्वेद में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके अलावा भी बहुत सारे देवता के बारे में लिखा गया है, जैसे सूर्या, सोमा, सुरती, रुद्रा वगैरह। और इसके अलावा जो कैलेस्ट्रियल बीइंग्स हैं, यानी कि सितारे वगैरह जो बड़ी बॉडीज़ हैं आसमान में, उनके भी देवताओं के नाम रखे गए हैं, जैसे गंधावास, अप्सरास, मूर्त्स वगैरह, और हमें वेदों में उनका जिक्र मिलता है। तो अगर हम इसका नटशेल के तौर पे देखें और उसकी समरी पेश करें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के अंदर यहाँ के मकामी लोग रहते थे, लेकिन जो बड़ा शहर था सिर्फ वहीं पक्की ईंटें थी, वहाँ के अंदर ही सिविलाइजेशन मौजूद थी, और बाकी एरियाज़ में सिर्फ कल्चर मौजूद था, और सिविलाइजेशन सिर्फ एक जगह पर मौजूद थी। तो जब आर्यन लोग आए तो वो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता यानी कि आए और आबाद होना शुरू हुए, और जब उनकी यहाँ पे मेजॉरिटी बन गई और वो काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ पर आ गए और वेद लिखे गए, तो बाद में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर अपनी हुकूमतें कायम करना शुरू की थी। और जब आयरन एज आई और जब लोहे की ईजाद हुई और कुल्हाड़ियाँ, हथौड़े बनाए गए और आड़ी वगैरह बनाई गई, तो जब जंगलात काटे गए तो खेती बाड़ी शुरू होती है, और उसके बाद जो फिर हुकूमती निज़ाम है वो और भी ज़्यादा मजबूत होता है। और उसके बाद फिर लेटर यानी कि बाद का वैदिक दौर शुरू होता है, जिसमें बड़ी बड़ी हुकूमतें भी कायम हुई थी, आर्यों ने बड़ी बड़ी हुकूमतें बनाई थी, और जिसके अंदर फिर हमें वाज़िया ज़ात पात का निज़ाम भी देखने को मिलता है। तो ये आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारा फ़ेसबुक पेज भी देख सकते हैं,